तो आज हम लोग बच्चों समझने वाले हैं अवतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन। तो हम लोग आज समझने वाले हैं कि अवतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो फर्स्ट जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है, आप इसमें देख सकते हैं कि जो प्रकाश है वह किससे परावर्तन हो रही है दोस्तों, एफ को काट करके। तो यहाँ पे आप देखिएगा जो प्रकाश है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुख अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुख अक्ष। और यह देखिए आमने सामने जब हो ना, आमने सामने, देखिए इसके सामने ए वाला है, ठीक है, तो ये मुख अक्ष के समानांतर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मुख अक्ष के समानांतर। तो मुख अक्ष के समानांतर जब किरण आती है तो दर्पण से, यहाँ देखिए दर्पण है, तो दर्पण से यहाँ टकराया और टकराने के बाद यह किसको काट रहा है, एफ को काट रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि जब मुख अक्ष के समानांतर किरणें यानी कि समानांतर किरणें दर्पण से टकराती है, दर्पण से जब टकराती है तो एफ को काटती है। तो किसको काटती है, एफ को काटती है। तो ये चीज़ें हम लोग ध्यान देंगे। पहला फिगर आपको यही दर्शाता है दोस्तों कि जब मुख अक्ष के समानांतर, ये जो समानांतर किरणें हैं ये किसके हैं, ठीक है, मुख अक्ष के समानांतर। ये मुख अक्ष है ना, यानी यहाँ से लेके जो किरण आप देख रहे सुझोला ही मुख अक्ष है। अब इसके यह ऊपर है यानी ये आमने सामने है, तो आमने सामने वाले किरण को जब रहती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, समानांतर किरण कहते थे। मुख अक्ष के समानांतर हो गया, तो मुख अक्ष के जब समानांतर किरणें दर्पण से टकराती है तो टकराने के बाद वो किसको काटते हैं, एफ को। तो हम लोग बोल सकते हैं मुख अक्ष के समानांतर किरणें है ना, दर्पण से टकराने के बाद या परावर्तन के बाद किसको काटती है, एफ को काटती है। पहला फिगर हम सबको यही दर्शाता है कि मुख अक्ष के समानांतर, मुख अक्ष के समानांतर किरणें जब दर्पण से टकराती है तब वह एफ को काटती है। तब किसको काटती है, एफ को काटती है। किसको काटती है, एफ को काटती है। चलिए दूसरा फिगर हम लोग समझते हैं कि बस इसका ही अपोजिट है ये दोस्तों। आप ये देखिए, ये जो प्रकाश, इसमें जो प्रकाश की किरण आ रही है वो कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है। कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है। अब देखिए इस यहाँ पे एफ है, ठीक है, और ये तीर के निशान देखिए, तो तीर का निशान किस पे दर्शा रहा है, एफ से दर्शा रहा है कि ये जो किरण आ रही है किस पे आ रही है, एफ पे आ रही है। आप देखिए एफ को काटते हुए यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे आने के बाद यह क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है, परावर्तन। और परावर्तन होने के बाद यह क्या हो रहा है, मुख अक्ष के समानांतर जा रही है, यानी कि फोकस से आती किरणें है ना, फोकस से जब किरण आती है तो यह कैसे चला जाता है, मुख अक्ष के समानांतर किरणें है ना, मुख अक्ष के समानांतर, यानी कि मुख अक्ष के है ना समांतर हो जाती है। जब फोकस से किरण आएगी दोस्तों, कहाँ से, फोकस से जब किरण आएगी, ठीक है, तो वह दर्पण से परावर्तन के बाद मुख अक्ष की क्या हो जाती है, समानांतर हो जाती है। मुख अक्ष की क्या हो जाती है, समानांतर हो जाती है। सेकंड फिगर आपको यही दर्शाता है, ठीक है। चलिए हम लोग समझते चलते हैं। थर्ड फिगर कहता है आपको कि इसमें जो किरण आप देख रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है, सी से। सी यानी कि वक्रता केंद्र से। कहाँ से, वक्रता केंद्र से। जब वक्रता केंद्र से प्रकाश आएगा, आप तीर का निशान देखिए, ठीक है ना। जब वक्रता केंद्र से आ रही है तो किस पे लौट जा रही है, आ रही है वक्रता केंद्र से, और दर्पण से टकराने के बाद यह उसी ही पथ पर चल जाए। सी से आ रही है ना, कहाँ से आ रही है, सी से आ रही है, दर्पण से टकराने के बाद यह सी पर ही है ना, और यानी सी से आ रही है और सी पर ही लौट जा रही है। सी पर क्या हो जा रही है, लौट जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि सी से प्रकाश आ रही है, वक्रता केंद्र से प्रकाश आ रही है, वक्रता केंद्र पर ही प्रकाश लौट जा रहा है। अब इस फिगर में देखें आप कि इसमें बताया जा रहा है कि जो प्रकाश है की किरण है वह सीधा किस पे आ रहा है, पी के मतलब क्या होता है, पोल यानी ध्रुव, ठीक है। तो ध्रुव पर प्रकाश आ रही है और यह जिस एंगल से आ रही है, जिस एंगल का मतलब यहाँ पे एक एंगल बनेगा है ना, जितना का यह एंगल यहाँ बनाएगा, यहाँ से टकराने के बाद जब यह वापस जाएगा तो यहाँ पर भी उतना ही एंगल का कोण बनाएगा। यानी जब ध्रुव से प्रकाश आती है, ध्रुव से प्रकाश की जब किरण आती है
ध्रुव से जब प्रकाश की किरण आती है तो यह उतना ही डिग्री का कोण बनाती है, उतना ही डिग्री का कोण बनाती है। तो हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि ध्रुव से जब किरण आती है, ठीक है, ध्रुव पर जब किरण आती है ना, तो यह यहाँ पे एक एंगल बनेगा, जितने आने के बाद जितना डिग्री का यहाँ पे एंगल बनेगा, लौटने के बाद उतना ही डिग्री का यहाँ पे एंगल बनेगा। तो पी पर जब प्रकाश की किरण आएगी तब दर्पण से परावर्तन के बाद यह उतना ही डिग्री का, है ना, उतना ही डिग्री का कोण बनाती है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें आपको बता दें कि सी से आएगा तो सी पर ही लौट जाएगा, सी से आएगा तो कहाँ पे लौट जाएगा, सी से आएगा तो सी पर लौट जाएगा। अब यह एफ से आएगी तो मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाएगी। अगर ऊपर में देखिए ये जो आ रही है, ये यहाँ पे देखिए बीच में है ना, ये कौन सा पॉइंट है, एफ है। तो एफ पर आ रही है और एफ आने के बाद जो ऐसे जा रहा है तो ये मतलब आमने सामने का क्या हो जाता है, समानांतर। यानी ये जो किरण हो गई इसको हम बोलेंगे मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें। यानी कि जब एफ से आएगी तो मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें, है ना, चली जाती है। अब आप इसमें देखिएगा तो इसमें दर्शाया जा रहा है कि ये जो है मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें, मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें आ रही थी, आने के बाद दर्पण से टकराई और टकराने के बाद एफ को काटे। यानी मुख्य अक्ष के समानांतर जो किरणें हैं जब दर्पण से टकराती है तो किसको काटती है, एफ को काटती है। यही चीजें यहाँ पे अपोजिट है। यानी एफ से आ रही थी, है ना, एफ से आ रही थी, इसमें कहाँ से आ रही थी, एफ से आ रही थी, यानी फोकस से आ रही थी। तो फोकस से आ रही थी, दर्पण से परावर्तन हुआ, परावर्तन के बाद वो किसको काट रही है, ठीक है ना, मुख्य अक्ष के समानांतर चली जा रही है ना, किसी को काट नहीं रहा, मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही, क्योंकि ये एफ से आ रही है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अवतल दर्पण प्रकाश का परावर्तन किस तरीके से होता है। बाकी आगे का नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, दोस्तों अवतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन तो पढ़ लिए, तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अवतल दर्पण से जो प्रकाश आती है उससे जो प्रतिबिंब बनेगा वह किसी कैटेगरी में बनेगा। तो थोड़ा सा हम लोग इस फिगर में एक चीज और ध्यान देंगे, ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति क्या क्या हो सकती है, ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति क्या क्या हो सकती है। मान लीजिए दोस्तों कि यह एक अवतल दर्पण है, यह एक अवतल दर्पण है। अब इसमें क्या क्या होता है सबको पता होनी चाहिए आपको। इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या होती है, पी होती है, यहाँ पे क्या होता है, एफ होता है, यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, सी होता है, और इधर मतलब ये अनंत तक चली जाएगी। कहाँ तक चली जाएगी, अनंत तक चली जाएगी। तो अब आप कोई इसमें वस्तु की स्थिति कहाँ कहाँ हो सकती है, या तो वस्तु को ऑब्जेक्ट यानी कि हम लोग या तो अनंत पर रख सकते हैं, ठीक है, या तो अनंत पर रख सकते हैं, या अनंत और सी के बीच में वस्तु को रखा जा सकता है, या सी पर रखा जा सकता है, या सी और एफ के बीच में रखा जा सकता है, या एफ पर रखा जा सकता है, या एफ और पी के बीच में वस्तु को रखा जा सकता है, या फिर वस्तु को ध्रुव पर रखा जा सकता है। तो ये है वस्तु की स्थिति। तो जब दोस्त पूछते रहा है कि अगर वस्तु को अनंत पर रखें तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, अनंत और सी के बीच में रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी और एफ के बीच में रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फिर एफ पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो ये सारे वस्तु की स्थिति है, तो इससे प्रतिबिंब कैसे बनेगा, है ना, और कहाँ बनेगा, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और ये चीज़ें नोटबुक में आप लोग लिखने का प्रयास कीजिएगा, लिख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से और भी समझ सकें।